खूबसूरती का नशा जब चढ़ता है तो लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और जान लेने के लिए भी। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट में एक लड़की अक्सर पेशी पर आया करती थी, जिसकी मुलाकात कोर्ट में ही आए एक अपराधी से अक्सर होती थी। तो एक दिन उस लड़के ने लड़की से पूछ लिया कि तुम किस जुर्म की पेशी में अक्सर कोर्ट आती हो। तो उस लड़की ने बताया कि उसकी शादी हुई थी और उसके पति ने खुद पे ही गोली चलवाई और उस लड़की के नाम पर रिपोर्ट करवा दी थी और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। उस लड़के ने कहा कि तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो उस लड़की ने भी पूछा कि तुम किस केस की पेशी में आते हो। तो उस लड़के ने बताया कि उसके ऊपर भी कुछ झूठे मारपीट के केस लगे हैं। लड़की खूबसूरत थी, तीखा नाक नक्शा, गोरा रंग और लंबी कद काठी थी। कोर्ट में ही दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। मैसेज और कॉल में बातचीत होती रही और कोर्ट की पेशी में मिले वो दोनों के बीच पहले दोस्ती और फिर प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आप देख रहे हैं क्राइम फ्रेम। इस कहानी को अंत तक देखें जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें नई क्राइम स्टोरीज के लिए। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी की तहसील तहरोली के गांव कुम्हरिया की। दिन था 24 जून 2025। एक 58 साल का व्यक्ति अजय प्रताप राजपूत, जो अपनी पोती का जन्मदिन मनाकर ग्वालियर से अपने गांव पहुंचा था। दोपहर के करीब 3:30 बजे थे। घर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी। उसे लगा शायद किसी ने बदमाशी की होगी। वो कुंडी खोलकर अंदर घुसा। अंदर घुसकर उसने देखा कि घर के अंदर हर कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। उसने अपनी पत्नी सुशीला को आवाज दी, पर वो ना तो दिखाई दी और ना ही उसकी आवाज आई। तभी वो अंदर जाकर अपने कमरे में देखता है तो वहां उसे सुशीला की लाश बेड पर पड़ी मिलती है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। जैसे ही अजय प्रताप ये दृश्य देखता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो चीखते हुए घर से बाहर आता है। और जैसे ही वो अपने घर से बाहर आकर चीखता है, लोगों की भीड़ लग जाती है। और जब यह बात गांव में आग की तरह फैलती है, तब वहीं के किसी आदमी ने 112 पे पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। और जब पुलिस घर की तलाशी लेती है, तब घर में रखे सोने के गहने, पैसे और कीमती सामान घर से गायब मिलते हैं। शुरुआत में तो पुलिस को यह लूट की घटना लग रही थी, पर जैसे ही पुलिस सुशीला के कमरे में जाकर छानबीन करती है, तब वहां पर चाय के 2 आधे भरे कप और नमकीन मिलती है। इससे पुलिस को अंदाजा होता है कि ये कोई लूट की घटना नहीं थी, ये कोई परिचित ही था जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। तब पुलिस सबसे पहले अजय प्रताप से पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि जब ये वारदात हुई तब तुम कहाँ थे। अजय प्रताप ने बताया कि उसकी पोती जो ग्वालियर में रहती है, उसका जन्मदिन 22 जून 2025 को था। अजय प्रताप और उसका बेटा दोनों जन्मदिन मनाने ग्वालियर गए थे और सुशीला घर पर अकेली थी। तब पुलिस ने अजय प्रताप से पूछा कि ऐसा कौन है जो तुम्हारे ना रहने पर सुशीला देवी से मिलने आए। तब अजय प्रताप ने बताया कि उसके बेटे की पहली बीवी और उसका भाई, जो कभी भी सुशीला से मिलने आ सकते थे। पुलिस ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आ सकते थे। तब अजय प्रताप ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की पहली बीवी रागिनी, जो पिछले 8 महीने से अपने मायके में रह रही है, और कुछ दिन पहले उसके भाई ने आकर हम सबको धमकी दी थी कि मैं तुम सबको देख लूंगा। जैसे ही पुलिस ने यह सुना, पुलिस रागिनी और आकाश के खिलाफ एफआईआर ले लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि पहले सुशीला को जहरीला इंजेक्शन लगाया गया था और उसके बाद सुशीला की गला दबाकर हत्या की गई थी। और पुलिस ने जिनके खिलाफ एफआईआर ली थी, वो दोनों पहले से ही थाने में आकर बैठे होते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हमने किसी की हत्या नहीं की और इस हत्या में हमारा हाथ नहीं है। तब पुलिस कहती है कि हर हत्यारा यही कहता है कि हम निर्दोष हैं। तब रागिनी और आकाश कहते हैं कि आप किसी भी लेवल पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, हम निर्दोष ही निकलेंगे। और जब पुलिस घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, तो सामने आता है कि सुबह के समय एक आदमी और एक औरत सुशीला देवी से मिलने आए थे। तब पुलिस रागिनी और आकाश से पूछताछ करती है। सच उगलवाने के लिए पुलिस हर कोशिश कर रही थी, पर पुलिस इस कोशिश में नाकामयाब रहती है। फिर पुलिस रागिनी और आकाश से पूछती है कि तुम्हारी नजर में कोई सस्पेक्ट है या तुम्हें क्या लगता है किसने सुशीला की हत्या की है।
और यह भी पूछती है कि तुम पिछले 8 महीने से अपने मायके में क्यों रह रही थी, इसका हमें सटीक जवाब चाहिए। तब रागिनी बताती है कि उसके घर में एक पूजा नाम की महिला रहती है और उसका पति यानी संतोष उस महिला से ज्यादा प्यार करता है। पूजा से उसके पति की एक बेटी भी हो चुकी है और उसका पति संतोष जो पूजा पर ज्यादा ध्यान देता है, उसकी हर जरूरत की चीजें पूरी करता है और वो जैसा कहती है वैसा करता है। इस वजह से वो 8 महीने से अपने मायके में है। और जब पुलिस पूजा के बारे में पड़ताल करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूजा की कहानी बड़ी ही दिलचस्प कहानी थी। और पुलिस को पता चलता है कि पूजा ग्वालियर में रहती है। पुलिस सबसे पहले पूजा की तलाश में निकल पड़ती है और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस पूजा तक पहुंच ही जाती है। और जब पुलिस पूजा से पूछताछ शुरू करती है तब शुरू में तो पूजा इधर उधर की बात करती है, पर जब पुलिस अपने हिसाब से सख्ती से पूछताछ करती है तब पूजा बताती है कि बचपन में ही उसकी मां मर गई थी जब उसकी उम्र 9 साल थी और उसके पिता लोको पायलट थे। और साल 2014 में उसके पिता ने उसकी शादी एक रमेश नाम के लड़के से कर दी थी। ये उस समय सिर्फ 12वीं पढ़ी हुई थी। पूजा दिखने में भी अच्छी थी, नए नक्श अच्छे थे और पढ़ाई भी अच्छी करती थी और उसकी खूबसूरती की वजह से कोई भी उससे सम्मोहित हो जाया करता था। पर रमेश और पूजा का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था। उनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी और रमेश पूजा को मारा करता था। वक्त ऐसा ही गुजर रहा था और एक दिन किसी ने रमेश पर गोली चला दी, जिसका इल्जाम रमेश ने पूजा के ऊपर लगाया। रमेश उस समय बच तो गया, पर उसने थाने में जाकर कहा कि उस पर गोली पूजा ने चलाई थी। पुलिस उस वारदात को गंभीरता से लेती है और पूजा को जेल भेज देती है। पूजा को जमानत तो मिल जाती है, पर कोर्ट में पेशी चलती रहती है। और जब पूजा अक्सर पेशी में जाया करती थी तब वहाँ उसकी मुलाकात कल्याण राजपूत से होती है, जो दिखने में अच्छा हैंडसम था, गुड लुकिंग था। दोनों की कोर्ट में ही बातचीत होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं और दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। और वही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और शहर में ही दोनों मकान किराए पर लेकर साथ में रहने लगते हैं, जैसे पति और पत्नी रह रहे हों। और दोनों को साथ रहते रहते लगभग 6 साल बीत जाते हैं और इन 6 सालों में उन्हें कभी बच्चा नहीं हुआ था, या तो उन्होंने बच्चा करने की कोशिश ही नहीं की थी। और 25 मई 2019 की बात है, कल्याण राजपूत की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कल्याण राजपूत के घर तक बात पहुंचती है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और पूजा आखिर करती तो क्या करती, माँ बचपन से नहीं थी, पिता की मृत्यु हो गई थी और कल्याण जिसके साथ वो रहती थी उसकी भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो पूजा अपनी बहन के पास रहने चले जाती है जो ग्वालियर में रहती थी। और कल्याण की मौत के 13 दिन बाद वो गांव वापस आती है कल्याण की 13वीं में शामिल होने के लिए। तब गांव वाले कल्याण के परिवार वालों से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है जो कल्याण की 13वीं में आई है। तब उसके घर वाले बताते हैं कि ये वही लड़की है जिसके साथ कल्याण शहर में रहा करता था। तब कल्याण के पिताजी अजय प्रताप कहते हैं कि तुम हमारे घर में रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। और पूजा अजय प्रताप के घर में रहने आ जाती है। और जब घर वालों को पता चलता है कि पूजा ने सिर्फ 12वीं तक की ही पढ़ाई की है, तब सबसे पहले उसका कॉलेज में दाखिला करवाया जाता है। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है मानो पूजा उस घर की बहू कम और बेटी ज्यादा हो। पर समय के साथ साथ कल्याण का बड़ा भाई संतोष पूजा पर मोहित हो जाता है। संतोष पूजा से प्यार करने लगता है, दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। वक्त ऐसा ही गुजरता चला जाता है और 22 जून 2022 को पूजा को एक बेटी होती है। और लोगों का कहना था कि ये बेटी संतोष यानी कल्याण के बड़े भाई की है। और संतोष की पहली बीवी होती है रागिनी, जिसके नाम पर पुलिस ने पहले FIR लिखी थी। रागिनी उस समय पूजा को एक्सेप्ट कर चुकी होती है, क्योंकि पूजा के उसके पति के साथ अवैध संबंध थे और उसको एक बेटी भी हो चुकी थी। वक्त ऐसा ही गुजरता जाता है और रागिनी को ये बात चुभने लगती है कि संतोष पूजा का ज्यादा ख्याल रखता था, उसकी हर बात मानता था। रागिनी के पास कम आता था और पूजा के पास ज्यादा रहता था। और इसी बात को लेकर घर में हमेशा कलेश होता रहता था। और एक दिन बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि जून 2024 को रागिनी अपना ससुराल छोड़कर मायके चले जाती है। और जब रागिनी को वापस बुलाने की कोशिश की जाती है तब रागिनी कुछ शर्तें रखती है। वो कहती है कि मैं तभी वापस आऊंगी जब जमीन का आधा हिस्सा मेरे नाम होगा और मुझे मंगलसूत्र का पूरा लाभ मिलेगा, मैं तभी वापस आऊंगी। रागिनी के ससुराल वाले इस बात पर सहमत हो जाते हैं, क्योंकि रागिनी भी उस घर का हिस्सा थी।
तब पूजा इसके विरोध में कहती है कि मुझे भी संपत्ति का आधा हिस्सा दे दीजिए जो कल्याण के नाम पर था। मैं वो पैसे लेकर अपने बच्चे की ग्वालियर में परवरिश कर लूंगी और मेरे जाने से आप लोगों का ये पारिवारिक विवाद भी खत्म हो जाएगा। पूजा की इस बात पर अजय भी तैयार हो जाता है और संतोष भी तैयार हो जाता है, पर सुशीला इस बात पर राजी नहीं थी। सुशीला कहती है कि पूजा को जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, जैसे भी रहना है वैसे रहो, पर जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। और पूजा के मन में ये लालच जाग गया था कि उसके पास संपत्ति आने वाली थी, पैसे आने वाले थे, जमीन जायदाद आने वाली थी, पर बीच में एक ही रोड़ा थी, सुशीला। और उसके बाद पूजा ने प्लान बनाया सुशीला की हत्या का। मई 2025 को पूजा ग्वालियर में रहने के लिए चली जाती है और 21 जून को अजय और संतोष को फोन लगाकर कहती है कि बेटी का जन्मदिन है, आप लोगों को आना होगा। और जब ये दोनों जन्मदिन मनाने ग्वालियर गए थे, सुशीला घर पर अकेली थी और रागिनी अपने मायके पर थी। और तब पूजा ने अपनी बहन के साथ मिलकर यह प्लान बनाया और कहा कि जब बर्थडे पार्टी में अजय और संतोष यहाँ पर होंगे, तुम गांव जाकर मेरी सास की हत्या कर दो और जायदाद में जितना भी पैसा और संपत्ति मिलेगी मैं उसका आधा तुम्हें दे दूंगी। पूजा की बहन पूजा की बात को मान लेती है और बर्थडे पार्टी से मौका देखकर गांव की तरफ निकल जाती है। पूजा की बहन कमला, जो अपने प्रेमी के साथ 147 किलोमीटर का सफर तय करके गांव पहुंचते हैं और सुबह के करीब 6:30 बजे जब सुशीला पशुओं के लिए चारा जमा कर रही थी, तब कमला का प्रेमी अनिल सुशीला के पास आकर कहता है कि हम आपसे मिलने आए थे। और जैसे ही सुशीला अनिल और कमला को देखती है वो खुश हो जाती है। वो तुरंत अंदर जाकर चाय और बिस्किट का इंतजाम करती है, उन्हें अंदर बैठने को कहती है। और जैसे ही चाय लाकर परोसी जाती है, दोनों ने आधी ही चाय पी थी और मौका देखते ही अनिल और कमला ने सुशीला देवी के हाथ पकड़े, उसके मुंह पे कपड़ा ठूसा ताकि सुशीला आवाज न कर पाए। फिर दोनों ने सुशीला को बेड पर लिटाकर उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए और उसे जहरीला इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और दोनों हत्या करने के बाद घर के सभी कीमती सामान चोरी करके ले जाते हैं। और इस बात की पूजा को भी खबर नहीं थी कि पुलिस की शक की सुई रागिनी पर चली जाएगी। और जब रागिनी पर शक की सुई जाती है तो वो खुद ही थाने पहुंच जाती है। और पुलिस वालों को पूजा पर शक इसलिए भी हुआ क्योंकि सुशीला के अंतिम संस्कार में दूर दूर से लोग आए थे सिवाय पूजा के। पूजा अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई थी। ये बात पुलिस को थोड़ी सी खटकी थी और इससे बचने के लिए पूजा की बहन कमला उर्फ कामिनी ये कहानी बनाती है कि पूजा के ससुर और पूजा का अवैध संबंध है और पूजा के ससुर ने ही सुशीला को मारने के लिए कहा था ताकि सुशीला की मौत के बाद पूजा और उसका ससुर साथ में रह सके। और जब पुलिस अजय को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है तो अजय कहता है कि वो उसे अपनी बेटी की तरह पालता था, उसकी देखभाल एक बेटी की तरह करता था। वो इस जुर्म से बचने के लिए ऐसी बातें कर रही है। तब पुलिस पूजा और कामनी को गिरफ्तार कर लेती है। अनिल के लिए पुलिस खोजबीन कर रही थी, तब एक मुठभेड़ में अनिल को गोली लग जाती है और पुलिस अनिल को भी गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उन तीनों को जेल भेज देती है। और पुलिस की पड़ताल में ये भी पता चलता है कि पूजा के और भी कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे और इसी अवैध संबंधों के कारण पूजा ने एक हत्या की कहानी गढ़ दी थी। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम फ्रेम।